साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। यह हमारी 11वीं क्लास है। 10 कक्षाएं हो चुकी हैं, 11वीं क्लास है। और पिछली कक्षा में हमने निष्कर्ष देखा था कि निष्कर्ष किस तरह लिखने हैं, निष्कर्ष के कितने प्रकार हैं, और हमने सभी प्रकार के निष्कर्षों को बारी बारी से लिख के देखा था कि कैसे लिखना है। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारे वीडियो देखने के बाद आगे के वीडियो देखिए। जो नए वीडियो आते जा रहे हैं उनको बाद में देखिए। पहले जो पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर पहले के वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नए वीडियो को आप देखेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं तो कहूँगा बेहतर यही है कि आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको नई वाली क्लासेस अच्छे से समझ में आए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों से करवाइए, और जिससे चैनल को व्यूज़ मिले, ग्रोथ हो चैनल, और मैं आगे वीडियो डालता रहूं। साथ में वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, और आज देखेंगे कुछ प्रश्नों को किस प्रकार फॉर्मेटिंग करनी है। आज लिखना कुछ नहीं है, बस फॉर्मेटिंग करवाएंगे, और अगली क्लास में लिखना होगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए जैसे फॉर्मेटिंग करवाया गया है वैसे फॉर्मेटिंग करना शुरू करिए। यूपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि मूल्य वे नहीं जो मानवता हैं, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और सारी वीडियो में लगभग मैं यही बताता हूँ कि प्रश्नों को आप डिवीज़न कर लीजिए, प्रश्नों को बांट लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए मूल्य क्या है, मानवता क्या है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मूल्य क्या है, मानवता क्या है। अगर ये पता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न का पहला डिवीज़न यहाँ तक कर लीजिए कि मूल्य वे नहीं जो मानवता है, अर्थात मूल्य वैसा नहीं होते जो मानवता होती, बल्कि वे होते हैं जैसा मानव को होना चाहिए। ठीक है, जब दो पार्टों में आप बांट लेंगे तो प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे। इंग्लिश में लिखा है वैल्यूज़ आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज़, बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। OUGST है ये, ऑट टू बी, लिख लीजिए। तो इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो आज हम देखेंगे। देखिए, मानवता क्या है। मानवता का मतलब होता है मानव का यथार्थ। मानव का यथार्थ मतलब मानव जीवन का जो सच है वही मानव का यथार्थ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसान जो है सो है, उससे इतर कुछ नहीं, बनावटी कुछ नहीं। यथार्थता मतलब सत्यता उसके अंदर वही है कि जो मनुष्य है वही मानवता है। मनुष्य का जो यथार्थ है वही मानवता है। मानवता को होना चाहिए, मानवता को क्या होना चाहिए, मानवता को होना चाहिए मानवता का आदर्श। ठीक है, ह्यूमैनिटी जो होती है मनुष्य के अंदर, मानवता जो होती है उसका आदर्श रूप होना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि मूल्य क्या है। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्शों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। नैतिक आदर्शों में धर्मनिरपेक्षता आ जाएगी, समानता आ जाएगी, न्याय आ जाएगी, बंधुत्व आ जाएगा, सत्यनिष्ठा आ जाएगी, ईमानदारी, स्वावलंबन, प्रतिबद्धता, समयबद्धता, सहिष्णुता, धैर्य, संवेदनशीलता। तो ये सारी चीज़ें जो है मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगी। धर्मनिरपेक्षता आप समझते ही हैं, पॉलिटी में आप पढ़े ही होंगे। उसी तरह समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, बंधुत्व, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, स्वावलंबन, प्रतिबद्धता, समयबद्धता, सहिष्णुता, धैर्य और संवेदनशीलता, ये सारे क्या हैं, मनुष्य के नैतिक आदर्श हैं। इन्हीं नैतिक आदर्शों के तहत जो है मनुष्य क्या करता है, मानवता विकसित करता है अपने अंदर। ठीक है,
जब मनुष्य के अंदर ये सारी गुण मौजूद रहेंगे तो उसके अंदर मानवता जो है, मानवता के गुण भी मौजूद होंगे। अगर इन चीज़ों से इतर है मनुष्य तो फिर उसके अंदर मानवता के गुण उपलब्ध नहीं होंगे। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि यथार्थ और आदर्श है क्या? यथार्थ आदर्श है क्या? तो यथार्थ और आदर्श जो है अंतराल बना रहता है यथार्थ और आदर्श में। क्यों? क्योंकि वासना और विवेक जो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में उलझे रहते हैं। ठीक, यथार्थ और आदर्श का अंतराल कम कहीं ज़्यादा हो सकता है। यथार्थ मतलब क्या है? सत्य। आदर्श मतलब क्या हो गया? आदर्शवादी, जैसा मनुष्य होना चाहता है, ठीक है, वो आदर्शवादी हो गया। और जैसा मनुष्य है वो यथार्थ हो गया। ठीक है, दोनों में अंतराल बना रहता है। क्यों? क्योंकि वासना और विवेक के बीच अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य अगर जो है आदर्शवादी बनेगा या यथार्थवादी बनेगा तो दोनों में उलझा रहेगा। आदर्श और यथार्थ का अंतराल कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बात करता है, आदर्शवादी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी जगह कोई और मनुष्य है जो यथार्थवादी है, जो सच है उसको सच मान के चलता है, वो बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं है। तो उन दोनों के बीच अंतराल तो दिखता ही है। दोनों में किसी में कम किसी में ज़्यादा ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है जो यथार्थवादी हो उसके अंदर आदर्श के थोड़े बहुत गुण हो, या जो आदर्शवादी हो उसके अंदर यथार्थवाद के थोड़े बहुत गुण हो। ये तो हो ही सकता है। ठीक है, जब इस डायमेंशन से हम प्रश्नों को सोचेंगे तो लिखने की हमारी शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। हम उस प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2019 में आया था, 2019 यूपीएससी में पूछा गया था। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक है, नहीं कि समाज के लिए भी हो। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है कॉमा वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो, पूर्ण विराम। ठीक, तो ये निबंध पूछा गया था 2019 में। लिख लीजिए, लिख लिए। देखिए अब इसमें इंग्लिश क्या है, इसका इंग्लिश है बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ एन नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ठीक, अब जैसे मैंने बताया था पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया कि प्रश्न को तोड़ लीजिए दो पार्ट में। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है? व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है? जब इस तरह से हम प्रश्न को समझेंगे, इस तरह से प्रश्न को देखेंगे तो भूमिका, मेन पार्ट और निष्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब जैसे हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी महान विचारक का नाम ले लीजिए। जैसे हम रूसो की बात करते हैं। रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कौन सी बेड़ियां हैं जिन्हें मनुष्य साथ लेकर आता है? ये कैसे बंधन है जो इस सामाजिक पशु को यावत जन्म बांधे रखते हैं? दरअसल ये सारे संबंधों के बंधन हैं, वैसे संबंधों के बंधन जिनसे समाज स्वयं बना है और जिन्हें वह संविदा की तरह हम पर भी आरोपित करता है। इस तरह हम जो है भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। इससे और भी इतर हम भूमिका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी लिखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। अब इसमें क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे? तो आवश्यक जैसे हम देखेंगे तो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो हो भी सकता है आवश्यक, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है में क्या हो सकता है? जो सीधे तौर पर दिखता हो, जैसे टैक्स रेट, ये व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि समाज के लिए आवश्यक है? ये समाज और व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर दिखता है और ज़रूरी भी है। और जो सीधे तौर पर नहीं दिखता है, जैसे
समय का अंतराल, समय का अंतराल में टीकाकरण आप देख लीजिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक तो है, समाज के लिए आवश्यक तो है, लेकिन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता है। परोक्ष हित जैसे शामिल हो कोई, परोक्ष हित में क्या हो सकता है, हेलमेट लगाना हो गया, सीट बेल्ट हो लगाना हो गया, वो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तो है, समाज के लिए आवश्यक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सीधे तौर पर आवश्यक होता है पर दिखता नहीं है, ठीक है, हेलमेट और सीट बेल्ट। नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जैसे सर्वश्रेष्ठ नहीं पर हित में है, सर्वश्रेष्ठ नहीं पर हित में है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो सकती हैं लेकिन हित में नहीं है, जैसे कोई बात विरोध में हो, ठीक है। तो इस तरह जो है हम फॉर्मेटिंग जब कर लेंगे प्रश्नों को, तो हम निबंध को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। हमने अभी पिछले वीडियो में सारी जो वीडियो दिखाई गई हैं, आपको बताई गई हैं, उन सारे वीडियो में यही बताया गया है कि फॉर्मेटिंग किस प्रकार करना है। अब हम जैसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है क्या लिख सकते हैं, जैसे हित में हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमें यह जानना होगा कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। इस संदर्भ में टू हैव और टू बी पुस्तक के माध्यम से अभिव्यक्ति लेखक एरिक फ्रॉम, एक जो है दार्शनिक है एरिक फ्रॉम, इनको पढ़िएगा, एरिक फ्रॉम, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एरिक फ्रॉम, इनको पढ़िएगा। एरिक फ्रॉम की चिंता का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। एरिक फ्रॉम की यह चिंता व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है के प्रश्न पर केंद्रित है। क्या बहुत सारी जीवनोपयोगी वस्तुओं का भंडारण और धन का संग्रहण ही व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यह व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है उस रास्ते को समझ पाना जिससे उसका जीवन सुखमय रहे और आनंद से बीते। इन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण ही हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि शरीर की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद प्रसन्नता का सीधा संबंध हमारी संतुष्टि से होता है, और प्रसन्न होने के लिए जरूरी संतुष्टि हमारे अंदर ही मिल सकती है। इस संदर्भ में एक मशहूर गायक हैं, कौन गायक, बॉब मार्ले। कौन है, बॉब मार्ले। बॉब मार्ले हैं का कथन प्रासंगिक हो जाता है। क्या कथन था उनका, कि पैसा हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वह दरअसल एक संख्या है और संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक, सही भी है कि संपत्ति एक संसाधन, साधन मात्र है। साध्य तो बस हमारी प्रसन्नता है, और गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि दरअसल प्रसन्नता भी एक माध्यम ही है जिसके द्वारा हम संतुष्टि को साधते हैं। ठीक, इस तरह हम अपनी जो है मेन बॉडी में इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। निष्कर्ष किस तरह लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से विशेषाधिकारों को सिद्धांतों से ज़्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया के समाजों को उनके आदर्शों तथा समावेशी विकास के लक्ष्यों से दूर किया है और संपूर्ण विश्व में सार्थक नेतृत्व का संकट उत्पन्न किया है, जिसने वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद तथा शरणार्थी संकट जैसी विषम परिस्थितियों को भयावह बनाया है। इन चुनौतियों का तार्किक समाधान सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी जैसे सिद्धांतों को धारण करने वाला नेतृत्व ही कर सकता है। ठीक है, इस तरह हम अपने निष्कर्ष को लिख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप चाहे लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब लिखाया जाएगा तो लिखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए कि किस प्रकार हम अपने भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से, जैसे इस प्रश्न में मैंने बताया कि इस तरह जो है लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो आया हुआ है। अगला प्रश्न 2019 में ही आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। यह प्रश्न था, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। इंग्लिश में है, कॉरेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। अब देखिए, अब हम जैसे पिछले प्रश्न में बताया कि हमेशा प्रश्न को डिवाइड करने की कोशिश करिए। अब आपको पता होना चाहिए स्वीकारोक्ति का साहस क्या है और उसमें सुधार करने की
निष्ठा क्या हो सकती है, सफलता के मंत्र क्या हो सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रश्न को इस तरह तोड़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कई तरीके से जो है निबंध को लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 250-300 शब्दों में तो लिखना नहीं है, हमको लगभग 1200 शब्दों में लिखना है। और 1200 शब्दों में लिखने के लिए पूरे प्रश्न को अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे तो हम जो है प्रश्न को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक, तो अब इस प्रश्न में देख लेते हैं कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे हम जो है लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें सफलता क्या है, सफलता हम लोग किस में देखते हैं, सफलता देखते हैं हम एडिसन में देखते हैं। एडिसन ने जो है अपने जीवन में कितना सारा संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसको सफलता मिली। ठीक है, प्रश्न भी यही कहता है कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। अर्थात अगर आपके अंदर जो है असफलता है और उसको स्वीकार करने के आपके अंदर साहस है, स्वीकारोक्ति का साहस है और सुधार करने की निष्ठा है कि हम इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। यही ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो एडिसन के बारे में आप जानते ही होंगे, एडिसन ने अपने जीवन में कितना सारा जो है संघर्ष किया। ठीक, एडिसन के अलावा आप लिंकन का ले लीजिए, लिंकन जो है कितना सारा संघर्ष किए, अंत में जाके उन्हें सफलता मिली। महात्मा गांधी को ले लीजिए, एलन मस्क को ले लीजिए, एलन मस्क सूरमा फिल्म एक आई थी उसको देख लीजिए, चक दे इंडिया फिल्म आई थी, दंगल आई थी, 3 इडियट्स आई थी। तो इन चीज़ों को आप जब भूमिका में लिखना शुरू करेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आप देखेंगे कि हम कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। चाहे तो शुरू कर सकते हैं किसी घटना से, हाँ, और चाहे तो मतलब किसी की कहानी से शुरू कर सकते हैं। जैसे एक घटना है कि विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सफलता के दो मंत्र हैं, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा ही है। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तो आप जानते ही होंगे, MSD को, महेंद्र सिंह धोनी को, का जवाब आपका जब अनेक प्रयासों के बावजूद प्रारंभ में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो वे अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए उनमें निरंतर सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात क्या हुआ, अर्थात धोनी की सुधार की निष्ठा ही थी। वैसे भी MS धोनी जो है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का एक दृश्य जो शायद काल्पनिक हो सकता है, लेकिन उनकी सफलता के मंत्र को भली भांति रेखांकित करता है कि जब क्रिकेट टीम में सिलेक्शन ना होने पर वे असफलता को स्वीकारते हुए मित्रों को पार्टी देते हैं। इसी तरह थॉमस एल्वा एडिसन, जैसे मैंने बताया, थॉमस एल्वा एडिसन की असफलता से सफलता की यात्रा बड़ी रोचक है। उन्हें भी अपने प्रयासों में अनेक बार असफलता मिली, परंतु उन्होंने इन असफलताओं से पलायन का रास्ता चुनने की बजाय अपनी गलतियों व असफलताओं को सहर्ष स्वीकार लिया। ठीक है, उनमें सुधार लाने का प्रतिदिन प्रयत्न किया। एडिसन में सुधार करने की निष्ठा थी, तभी तो बल्ब के आविष्कार में सैकड़ों बार असफल होने के बावजूद अंततः उन्होंने अपनी सफलता से संपूर्ण विश्व में रोशनी ला दी। एडिसन का निम्नलिखित कथन जो है उनकी सफलता के दो मंत्र हैं, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा को ही बतलाते हैं। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways टू वॉन्ट वर्क। अर्थात मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन 10,000 तरीकों की खोज कर ली है जो सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक, वैसे ये निबंध लिखने का है, आप निबंध लिखते रहिए, तरह तरीके से निबंध लिखिए। आप देखिए बचपन से निबंध लिखना शुरू किए होंगे। पहला निबंध तो आपका द काऊ पे ही रहा होगा, या रिवर पे रहा होगा, या माई बेस्ट फ्रेंड पे, या माई बेस्ट टीचर पे, या माई फादर पे, माई मदर पे, ऐसे निबंध आपने शुरुआत की होगी। तो क्या आपने जब पहली बार निबंध लिखा तो वो पूरा सही लिखा था या अच्छे तरीके से? क्या आपको 10 में से 10 अंक मिले, या जितने भी अंक का था क्या पूरे अंक आपको मिले? नहीं ना। आपने तब से लेके अब तक बहुत सारी सुधार की। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें सुधार की आवश्यकता होगी,
या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी जिनमें आप सुधार करके बेहतर बन गए होंगे। ठीक, तो यही है प्रश्न, यही कहना चाहता है कि आपके अंदर अगर स्वीकार करने का साहस है, सुधार करने की निष्ठा है, तो आप सफल हो सकते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि अगर आप अपने अंदर को विश्लेषण करेंगे तो सर्वोत्तम साहस अपने अंदर को, जो अपने अंदर है, हमारे अंदर बुराई छुपी हुई है, उसको स्वीकार करेंगे और उस पर नज़र डालेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो जैसे एक दोहा याद आता है कबीरदास का, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये सारी चीज़ें जब आप निबंध में लिख के आएंगे ना, तो जो एग्ज़ामिनर है वो बहुत अच्छे से जो है आपकी कॉपी को पढ़ेगा, चेक करेगा और अच्छे अंक देगा। ठीक है, जैसे कुकुरमुत्ता जो है, निराला की एक कविता है कुकुरमुत्ता में उन्होंने जो है एक लाइन लिखी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें लिखा था उन्होंने कि मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने। ऐसी चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं। घूमता हूँ सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा। तो इस तरह की चीज़ें जो आप अगर समझेंगे, अगर आप कोटेशन याद करके रखेंगे, कविताएं याद करके रखेंगे, कोई फिल्म का सीन आपको याद आ रहा हो, ठीक है, या किसी कैरेक्टर की स्टोरी आपको याद आ रही हो, जैसे आप एडिसन का लिख सकते हैं, लिंकन का लिख सकते हैं, जब इन लोगों के बारे में आप लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब आप चाहे भूमिका से इसकी शुरुआत करिए, चाहे बीच में लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब परजर्वेंस क्या होती है? परजर्वेंस होती है दृढ़ता और लगन का मिश्रण। सुधार करने की निष्ठा क्या हो सकती है? सुधार करने की निष्ठा 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जो सुधार करने की निष्ठा रखते हैं। अब पहले तरह के व्यक्ति कौन हो सकते हैं? पहले तरह के व्यक्ति होते हैं सुपर कॉन्फिडेंस। सुपर कॉन्फिडेंस कौन होते हैं? जिसे आत्मश्लाघा कहते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं उनको। वो सुपर कॉन्फिडेंस वो लोग होते हैं जो अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करते, कभी नहीं मानते हैं। ठीक है, वो सुपर कॉन्फिडेंस हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, मैं तो ये कर ही लूँगा। अपनी कमजोरी को कभी स्वीकार नहीं करते, वो कभी मानते ही नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, और ख़ुद को हमेशा महान बताते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक है, दूसरों की गलतियों को हमेशा बताएंगे, अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमजोरी को नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो इनके अंदर सुधार करने की निष्ठा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ये हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो इन्हें जो है नार्सिसिस्ट बोला जाता है, सुपर कॉन्फिडेंस। दूसरे तरह के कौन व्यक्ति हो सकते हैं? दूसरे तरह के व्यक्ति हो सकते हैं हमारे गलती और कमजोरी समझने वाला पर स्वीकार न करने वाला। वो दूसरे तरह का व्यक्ति होता है जो गलतियों को और कमजोरियों को जानता तो है कि मैं ये गलती करता हूँ, मेरे अंदर ये कमजोरियाँ हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। पहले तरह के व्यक्ति तो इससे भी इतर है, वो न कभी गलती मानेगा न स्वीकार करेगा, हमेशा खुद को महान बताएगा। लेकिन दूसरा उससे थोड़ा ठीक है कि गलती और कमजोरी तो समझ रहा है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है, ना ही स्वीकार करने को तैयार। और तीसरे तरह के व्यक्ति ये है कि गलती या कमी खुलकर स्वीकार करने वाले, जैसे महात्मा गांधी, एडिसन हो गए, हाँ, और लिंकन हो गए। तो ये तीसरे तरह के व्यक्ति। तो आप कमेंट करके बताइए आप किस तरह के व्यक्ति हैं, पहले प्रकार, दूसरे प्रकार या तीसरे प्रकार के। आप अपनी गलतियों को मानते हैं कि नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की हैं, मुझे इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है। आपके अंदर जो कमजोरी है उसको स्वीकार करते हैं, उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं। ठीक, इसमें जो से फॉर्मेटिंग बना के लिख सकते हैं। अंत में जो है निष्कर्ष में लिख देंगे कि जो है कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना लिख सकते हैं कि अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना कलिंग के युद्ध का अनंतर अत्यंत प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध में हुए भयावह नरसंहार के पश्चात अशोक को आत्मग्लानि व पश्चाताप होता है
वह कलिंग युद्ध के नरसंहार की जिम्मेदारी लेता है, अर्थात स्वीकार रोक्ति का साहस अशोक में मौजूद है, किंतु इससे आगे बढ़कर उसमें सुधार करने की निष्ठा भी है। अशोक ने धम्म नीति अपनाया, ये जानते ही हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष जो है आपका इतना बेहतरीन होगा, निष्कर्ष जितना बेहतरीन होगा उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे। ठीक, कोई कविताएं याद आ रही हों, देखिए अगर हिंदी साहित्य के आप छात्र हैं तो बहुत अच्छी आपको कविताएं आती हों, उन कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निराला की एक जो है कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें एक लाइन है, वो लिख सकते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं, मैं बता देता हूँ, वो लिख सकते हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि मतलब उसमें सुधार करने का साहस है, ठीक है, निष्ठा है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का फॉर्मेट। अब अगला प्रश्न भी 2019 में पूछा गया था। विवेक सत्य को खोज निकालता है, प्रश्न था विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। ठीक, तो ये पूछा गया था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए हमको ये जानना चाहिए कि विवेक क्या है, सत्य क्या है। ठीक है, अब हमें यह जानना है कि विवेक है क्या। विवेक क्या होता है? विवेक होता है ज्ञान होता है, जिसमें जानकारी, तथ्य, अनुभव और स्मृतियाँ होती हैं। और दूसरा विवेक होता है विजडम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसमें सही और गलत, जैसे आचरण, सही और गलत में जिसकी जानकारी हो, आचरण सही हो। ठीक, तो विवेक हो गया हमारा ज्ञान, या विवेक खुद जो है जिसमें जानकारी, तथ्य, अनुभव और स्मृतियाँ शामिल हैं, आचरण शामिल है। अब कोई व्यक्ति में जो है विवेक तो है पर ज्ञान नहीं है, ऐसा कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके अंदर विवेकशीलता थी। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञानी था, सारा काम तो ज्ञान वाला काम बीरबल करता था, लेकिन विवेकशील था। दादा दादी, नाना नानी के आप जो है उदाहरण लिख सकते हैं। दादा दादी जो हमारे थे, अभी किसी के हैं, मेरे तो नहीं है, मेरे तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए, बट जिनके भी दादा दादी नाना नानी हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा है जिनके घर में दादा दादी नाना नानी पढ़े लिखे हैं, अदरवाइज़ वो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन वो इतना कुछ विवेकशील चीज़ें जानते हैं, उनके अंदर विवेक इतना ज़्यादा है कि शायद किसी के अंदर ना हो। अब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं? जैसे क्लास के कुछ रट्टू तोते होते हैं। रट्टू तोते यहाँ इसलिए लिखा गया है कि मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको ज्ञान तो बहुत कुछ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं आता है, उनके अंदर कोई तथ्य, कोई जानकारी, कोई अनुभव, स्मृतियाँ नहीं है, उनके अंदर आचरण नहीं है, उनके अंदर सही गलत चीज़ों पहचानने की जो है क्षमता नहीं। बस वो रटे हुए हैं जीवन में कि ये है जीवन में बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो रट्टू तोते हैं। व्यवहारिक जीवन से कहीं शिक्षा उन्होंने लिया ही नहीं। ठीक, व्यवहारिक जीवन के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया ही नहीं है कि असल में क्या है, असल जीवन, सही जानकारियाँ क्या है, सही तथ्य क्या है। तो ये है, ज्ञान तो है, विवेक नहीं। ऐसे उदाहरण आप बताइए जिनके अंदर ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है।
कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अब जैसे आप इसमें भूमिका हम कैसे लिख सकते हैं? भूमिका शुरुआत कर सकते हैं कि सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी, कौन किसका चक्कर लगाता है। शायद आज किसी व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाए तो वह आसानी से इसका जवाब दे सकता है कि सूर्य केंद्र में है, लेकिन इस सत्य पर पहुंचने की राह वर्तमान में जितनी आसान दिखाई देती है उतनी है नहीं। मध्यकाल तक इस तथ्य को लेकर संभवतः सर्वसम्मति रही होगी कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अथवा ऐसा हो सकता है कि जब चर्च या पादरियों ने बता ही दिया है कि पृथ्वी केंद्र में है तो फिर हमने इस संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटाई कि इस तथ्य की प्रामाणिकता की जांच करें या न करें। लेकिन कुछ विवेकशील मनुष्यों को इस तथ्य की प्रामाणिकता पर संदेह आया होगा और उनके विवेक ने सत्य की खोज के लिए उन्हें प्रेरित किया होगा। अंततः वे इस सत्य पर पहुंच ही गए कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है तथा सूर्य जो है का चक्कर पृथ्वी लगाती है। परंतु कहा जाता है कि सत्य कड़वा होता है। जब हमारे सामने सत्य आता है तो उसे स्वीकारना आसान नहीं होता। मध्यकाल में चर्च की सत्ता को चुनौती देना कितना कठिन था, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद कोपरनिकस, ब्रूनो व गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने विवेक के बल पर यह खोज निकालने का प्रयत्न किया कि वास्तव में सत्य क्या है और समाज के विपरीत अपने मत का प्रतिपादन किया। ब्रूनो को तो सत्य की खोज के लिए जिंदा जला दिया गया था। अगर आप ब्रूनो को पढ़े होंगे तो उसको जो है सत्य की खोज के लिए जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सच कड़वा होता है ये आप जानते ही हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बाबा है, कोई पादरी है, कोई जो है धर्मगुरु है कि किसी भी धर्म का, तो अगर वो कहता है कि नहीं पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी गोल है, तो आप उसकी बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे या खुद से खोजने की कोशिश करेंगे? खुद से खोजने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर सही गलत का आचरण करने की क्षमता है, तभी आप सत्य को खोज निकालेंगे ना। प्रश्न तो यही कहता है, प्रश्न यही कहता है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, लेकिन कैसे? सही और गलत के आचरण करने से। अब तीसरा किस तरह का हो सकता है? तीसरा हो सकता है जिनके अंदर ज्ञान भी है और विवेक भी है। जैसे APJ अब्दुल कलाम को लिख सकते हैं, उनके अंदर ज्ञान भी था, विवेक भी था। महात्मा गांधी को लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के अंदर ज्ञान भी था और विवेक भी था। नेहरू और पटेल का नाम लिख सकते हैं, भगत सिंह का लिख सकते हैं, या कोई दार्शनिक ऐसा आपको याद आ रहा हो उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक। अब चौथे किस तरह के हो सकते हैं? चौथे हो सकते हैं ज्ञान भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। ऐसे कौन हो सकते हैं? मॉब लिंचिंग करने वाले लोग, बलात्कार करने वाले लोग, ऐसे लोग क्या होते हैं? ना उनके अंदर विवेकशीलता होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं है, बिना बुद्धि के होते हैं। ठीक है। मॉब लिंचिंग करने वाले लोग कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई घटना किया या दुर्घटना की, आप मार्केट की बात कर लीजिए या सड़क में ले लीजिए, कोई व्यक्ति ने कुछ गलती की थोड़ी सी, और लोग जो है पूरी भीड़ इकट्ठा होके कानून को अपने हाथ में लेके उस व्यक्ति को पीट देते हैं, राइट, मार देते हैं, कभी कभी जान से मार देते हैं। आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखे होंगे जिसमें मॉब लिंचिंग में कि व्यक्ति की जान तक चली गई। ठीक। तो अब आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? जो भीड़ इकट्ठा हुई, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, उनके अंदर तो ज्ञान था ही नहीं कि ऐसी घटना के बाद क्या होगा, और विवेक तो था भी नहीं कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना क्या हमारा कर्तव्य है या नहीं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बलात्कार करने वालों को देख लीजिए, बलात्कार करने वाले पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं इस बात पे तो बहस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ये तो एकदम कन्फर्म है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर विवेक भी नहीं है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो जानने का उनके अंदर तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। आप समझ सकते हैं। अब सत्य क्या है?
सत्य को हम जानेंगे। तो सत्य में पहला हो गया अंतिम सत्य की खोज। अंतिम सत्य क्या हो सकता है? अंतिम सत्य वो हो सकता है जो दार्शनिक खोजते हैं, तर्क के माध्यम से खोजते हैं। वैज्ञानिक खोजते हैं तो परीक्षण और अनुभवों के माध्यम से खोजते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति खोजता है तो भावनाओं एवं कल्पनाओं के माध्यम से अंतिम सत्य को खोजने की कोशिश करता है। ठीक, आप किसी का भी उदाहरण लिख सकते हैं अंतिम सत्य जो खोजता है। अब जैसे सवाल यह उठता है कि विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है? सत्य की खोज के लिए क्या विवेक ही रास्ता उपलब्ध कराता है? विवेक अनुभव, ज्ञान और नैतिकता से संतृप्त होने के कारण निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। विवेकशील मनुष्य दूसरों की बातों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए रास्ते का अंधा अनुकरण नहीं करता है, ठीक है, बल्कि अपनी तार्किकता व स्वतंत्र चिंतन से उसे टटोलने का प्रयत्न करता है। जब उसका विवेक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उपर्युक्त बात में सटीकता है, तभी उस बात को स्वीकार करता है या उस रास्ते पर चलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जैसे इसी में है कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक ले लेते हैं, तो नवजागरण के दौर में ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुआ, राजा मनमोहन राय हुआ, दार्शनिक में मान लीजिए ले लेते हैं, ज्योतिबा फूले इत्यादि जो समाज सुधारक हुए, वो अपने विवेक से इस सत्य पर पहुँचे कि सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी समस्याएं भारतीय समाज का सार्वकालिक सत्य नहीं, और ये ना ही ये रूढ़िवादी परंपराएं अन्यत्र समाज में मौजूद हैं, दूसरे समाजों में मतलब मौजूद नहीं है। अतः भारतीय समाज में व्याप्त इन रूढ़िगत प्रथाओं को दूर करने का उन्होंने आह्वान किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत के तहत भारतीयों पर अपने शासन को वैध बताता रहा। यद्यपि भारतीय बुद्धिजीवियों के विवेक ने इस मत को असत्य के सिरे से नकार दिया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सिद्धांत के माध्यम से सत्य को विकृत करके भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है तथा उनके धन को लूटकर ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है सत्य में? दूसरा क्या हो सकता है देख लेते हैं। दूसरा हो सकता है अस्पष्ट स्थितियों में सत्य को खोज निकालना। जैसे कोर्ट केसेस में अस्पष्ट स्थितियां हैं लेकिन उसमें भी सत्य को खोज निकालता है। जैसे अयोध्या का मुद्दा है, अयोध्या के मुद्दे को आप लिख सकते हैं, नीर क्षीर विवेक जिनके अंदर होता है वही इन मुद्दों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे तीसरा क्या हो सकता है, जैसे इसमें आप क्या लिख सकते हैं, नीर क्षीर विवेक में क्या लिख सकते हैं अयोध्या के मुद्दे। जैसे एक पंक्ति है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी अन्य व्यक्ति के मुद्दे, व्यक्ति या मत के द्वारा नियंत्रित नहीं होना, अपितु निष्पक्षता पूर्ण सत्य तक पहुंच जाता है कि वास्तव में सुबह है या रात। ठीक, इसलिए प्राचीन काल से ही विवेक को प्रमुख सद्गुण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे ये अयोध्या का मुद्दा की हम बात करते हैं, तो अयोध्या के मुद्दे में क्या सत्य था? ASI की रिपोर्ट आई, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस सर्वे की रिपोर्ट में जो सत्य था वो निकल कर बाहर आया, सामने आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो है पब्लिक रुझान या किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी की बात ना मान के सत्य की खोज उन्होंने की और जो सत्य था वो सामने निकल कर आया। तीसरी तरह का सत्य क्या हो सकता है? जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही फैसला करने वाला सत्य क्या हो सकता है? जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही फैसला करना। जैसे जीवन की कोई भी परिस्थिति आपके अंदर हो, हाँ, उसमें सही फैसला करना पड़े तो आप क्या फैसला लेंगे? जिसमें एकदम सब कुछ स्पष्ट हो।
तो उसमें जो है आप सत्य को चुनिए विवेक के द्वारा, तो आप सही फैसला कर पाएंगे। अब जैसे अंत में क्या हो सकता है, ज्ञान तो है पर विवेक नहीं, ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं, उस पर क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ फार्मूला जिसका उपयोग करने पर परिणाम खराब होता है। ज्ञान हो सकता है लेकिन विवेक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह जो है हम अपने प्रश्न को जब फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो हम जो है बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। जैसा सभी प्रश्नों में बताया, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा ये प्रश्न, मूल्य वे नहीं जो मानवता हैं बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमने देखा, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी है। तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तीसरा हमने ये देखा, ठीक है। और चौथा हमने देखा, विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो ये प्रश्न जो है, सारे प्रश्नों की फॉर्मेटिंग को अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तभी आप निबंध बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब जो ये निबंध आ चुके हैं, ज़रूरी नहीं कि वही निबंध है, लेकिन फॉर्मेटिंग इसलिए कराई जा रही है कि आप प्रश्न को समझें कि किस तरह लिखना है, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।